गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग कल शिक्षा के विकास के पहले तक कर चुके थे। और जो धन का निष्कासन है ये सारा चीज़ हम लोग वो इसके पहले ख़त्म हो गया था, जो आर्थिक नीतियाँ थी। ठीक है, अभी हम लोग शिक्षा का विकास करने वाले हैं। 230 नंबर जो प्रश्न है आपका, ये है कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो बैथ्यून फीमेल स्कूल आप लोग को सबको याद होगा, पर इसका पहले नाम था हिंदू फीमेल स्कूल। ठीक है, तो ये जो है बैथ्यून फीमेल स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये इनका सेशन है 1820 से 1891 तक। और जो है 1849 में स्थापित बैथ्यून स्कूल या कॉलेज जो कहते हैं आप, उसको नियुक्त किया गया। इनका इसका सचिव नियुक्त किया गया इनको। बैथ्यून स्कूल की शुरुआत 1849 में हिंदू महिला विद्यालय के रूप में हुई थी। सबसे पहले शुरुआत हिंदू महिला विद्यालय के रूप में हुई थी बैथ्यून की, जिसे वर्ष 56 में 1856 में बैथ्यून स्कूल का नाम दे दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में 30 से अधिक लड़कियों के स्कूलों से जुड़े हुए थे। 30 से अधिक लड़कियों के स्कूलों से जुड़े हुए थे और उन्हें महिला शिक्षा के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। तो महिला शिक्षा के बारे में अगर सबसे पहले पूछा जाए तो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ले सकते हो। ठीक है, चलिए 1856 में सरकार ने हिंदू महिला विद्यालय का कार्यभार संभाला। हिंदू महिला विद्यालय, ठीक है, जिसका बाद में नाम बदलकर बैथ्यून स्कूल कर दिया गया। हिंदू महिला विद्यालय का कार्यभार संभाला, जिसका बाद में नाम बदलकर बैथ्यून स्कूल कर दिया गया। यह मुख्य रूप से कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण हुआ था। 1856 में जो हिंदू महिला विद्यालय का कार्य संभाले वो उनका नाम बदल के बैथ्यून स्कूल कर दिया गया था। और ये संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और जो है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था इन्हीं के प्रयासों से। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना था। जो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने 1800 में की थी। इसकी स्थापना कंपनी के सिविल सेवकों को जो भारतीयों की भाषाएं रीति रिवाजों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वहाँ के जो है सिविल सेवक जो है कंपनी के, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्देशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोलकाता में प्रशिक्षण कॉलेज के समर्थन में नहीं आए थे। ठीक है, तो वो कोलकाता में प्रशिक्षण कॉलेज के समर्थन में नहीं थे, जो कंपनी के निर्देशक मंडल थे। बाद में इसे बंद फिर कर दिया गया और इंग्लैंड में एक अलग नया कॉलेज स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में की थी। कॉलेज का मुख्य उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की दक्षता में सुधार करना, ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषा रीति रिवाज ये सबसे अवगत कराना। लॉर्ड वेलेजली ने माना कि ब्रिटिश अधिकारियों को अगर भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपरा का ज्ञान नहीं होगा, जो प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कॉलेज को नई भर्ती ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय भाषाओं जैसे फारसी, संस्कृत, अरबी, क्षेत्रीय भाषा ये सब में प्रशिक्षित करना, उन्हें स्थानीय रीति रिवाज कानूनों से परिचित कराना। ठीक है, उनका मानना था कि एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रशासनिक कैडर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर अधिक प्रभावी ढंग से शासन करने और भारतीय बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जो भाषा जो चीज़ें वो समझ नहीं पाते थे, बिचौलिए उनकी मदद करते थे और इसकी वजह जो है कि डिपेंड रहते थे वो उसके ऊपर। ठीक है, 232 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वुड डिस्पैच क्या था? वुड डिस्पैच जो है किसके द्वारा लाया गया था? सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो वुड डिस्पैच है ना,
वो लॉर्ड डलहौजी के समय में इसका जो शुरुआत हुआ था 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो 1853 का चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा का विकास का बारे में एक समिति बना। उसी के समय में डलहौजी के टाइम में ही सर सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 19 जुलाई 1854 को, जो कि भारत में भावी शिक्षा के लिए एक योजना तैयार करेगा और अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पट्टी का गठन भी करेगा। इसके पहले जब 1813 वाला जब चार्टर एक्ट हुआ था तो उस समय जो है कि 1 लाख की राशि दी गई थी शिक्षा के लिए। और ये तो अखिल भारतीय स्तर पे शिक्षा के लिए बात किया गया। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों जो है कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देशी भाषा को भी प्रोत्साहित इसमें किया गया। देशी भाषा प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उसके अलावा जो है कि जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच में, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि शिक्षा क्षेत्र में पहली बार निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पट्टी चलाने की योजना बनाई गई थी। और ये यूपीएससी 2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कहा गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपका देखो सहायता अनुदान व्यवस्था, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश, शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। क्या ये सही है? सभी स्तर पे अंग्रेजी था? नहीं, अभी तो कहा ना मैंने, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया गया जाने की बात की गई थी। उसके अलावा कंपनी के जो 5 प्रांत थे ना, बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, ये सभी जगह पे एक एक शिक्षा विभाग बनाने की योजना की गई। यहाँ पे लोक शिक्षा निर्देशक के अधीन ये कार्य करेगा शिक्षा विभाग। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की बात की गई। वुड डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया, जो हम लोग पढ़ते आए अभी तक, ठीक है। तो ये 233 नंबर प्रश्न देखिए। सही है आपका, तीनों सही नहीं होगा क्योंकि सभी स्तर पे अंग्रेजी नहीं था। अगर आपको वुड डिस्पैच याद हो तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया। मैं थोड़ा अपना अलग से भी कह देती हूँ जो मैंने स्पेक्ट्रम वगैरह की बुक में पढ़ी थी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 233 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक। हाँ, ये एक एलिमिनेशन आप अच्छे से कर सकते हो। किसी भी आप स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन रहता है, सभी अगर आता है ना, कभी कभी आएगा कि केवल, क्या केवल हो सकता है, या फिर सभी हो सकता है। तो सभी स्तर पे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कभी भी नहीं था। हंटर आयोग में भी इवन नहीं था, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने की बात जो हंटर आयोग की गई थी, चलिए वो सब आएगा। हाँ, इसमें कहा रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो दो तीनों ही बातें अभी तो बताए हम लोग। चार्टर अधिनियम 1813 में क्या क्या हुआ था, फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और प्राच्यविद और आंग्लविद का विवाद। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद क्या था ना, मतलब पाश्चात्य शिक्षा और जो प्राचीन जो शिक्षा थी हमारी, वो दोनों के बीच में विवाद, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। इसने कंपनी को ब्रिटिश भारत के निवासियों के बीच साहित्य के पुनरुद्धार, सुधार तथा विज्ञान के प्रचार के लिए सालाना 1 लाख रुपए आवंटित करने का आदेश दिया। कंपनी को आदेश दिया कि तुम जो है ना सालाना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, जो है कि प्रचार प्रसार ये सब के लिए, साहित्य के पुनरुद्धार के लिए, विज्ञान के प्रचार के लिए, ये ठीक है। और प्लस ईसाई मिशनरी को तो दे दिया गया था प्रचार करने का बात। तो दोनों चीज़ें हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें, ठीक है।
उसके अलावा जो 1823 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा मैकाले की अध्यक्षता में जब शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपए आवंटित करने के कार्य के साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति की स्थापना इस समय की गई थी 1823 में। और उसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने किया था और उन्होंने एक कार्यविधि लिखा और जहाँ उन्होंने अपने कार्यविधि के माध्यम से शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के कार्यान्वयन पर जोर दिया। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि इस बहस को इंग्लिश फिस्टो जो है कि ये पक्ष में हल कर दिया और कहा कि सीमित जो है सरकारी संसाधनों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के शिक्षण की ओर निर्देशित करना। ठीक है। आंग्ल विदों का जो गुट था एक अलग ही था और जो कि स्थानीय भाषा को मानते हैं वो प्राच्यविद थे और जो पाश्चात्य शिक्षा के बारे में समर्थन कर रहे थे वो आंग्लविद के रूप में आए। तो इसमें कौन था? ठीक है। इसमें आपका एच.टी. प्रिंसेप जैसे विद्वान जो थे प्राच्यविद संस्कृत, फारसी, अरबी के माध्यम से पारंपरिक भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने की वकालत कर रहे थे, जबकि थॉमस बेबिंगटन मैकाले के नेतृत्व में ठीक है, आंग्लवादियों ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया ताकि भारत में एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो सांस्कृतिक रूप से अंग्रेज रहेंगे लेकिन जन्म से तो वो भारतीय रहेंगे। यह बहस 1835 के मैकाले के मिनट में समाप्त हो गई। मिनट यानी वही कार्यवृत्त, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया। मैकाले के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया जिससे आधिकारिक तौर पर अब अंग्रेजी को ही उस शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये फाइनल हो गया। ठीक है, ओके। जो विवाद है वो किसके किसके बीच में था? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो था इसमें जनरल विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य जो उसका था लॉर्ड मैकाले, ये मैं अपने पहले से बता रही हूँ आपको। जो विलियम बेंटिक था ना गवर्नर जनरल उस टाइम, तो उसके काउंसिल का विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और उसने विलियम बेंटिक ने लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया था इसको मैकाले को और कहा कि भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण दीजिए। तो उसी समय 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना एक मिनट लिखा, मतलब उसको लेख, ठीक है। तो मैकाले ने कहा भारतीय भाषा और साहित्य की, फिर उन्होंने तीखी आलोचना करके कहा कि नहीं आंग्ल भाषा ही बेस्ट है। और मैकाले ने इसी समय में एक अपना अच्छा लेख कहा है जो कि वो कोटेशन आपका ऑलवेज पूछा जाता है कि यूरोप का एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो ये मैकाले का कहान है। और जब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने मैकाले का जो मिनट है उसको स्वीकार कर लिया, उसके साथ ही जो है कि ये बात आ गया कि जो शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो उच्च वर्ग को अगर शिक्षित कर देंगे ना तो इस वर्ग से ही जो शिक्षा है वो जो छन छन कर जन साधारण तक पहुँचेगा। और इसी चीज़ को कहा गया अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, मतलब छन छन कर जो है कि नीचे वाले के पास आएगा। ठीक है, तो शिक्षा का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। वैसे मैकाले ने भी इस सिद्धांत पर बहुत काम किया है बट ऑकलैंड ही आपका जो है कि एक्यूरेट आंसर होगा, इस पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इसका प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। मैकाले ने इस सिद्धांत पर काम किया और इसी वजह से वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक भी था। और यह नीति जो है सरकारी तौर पर अगर कहा जाएगा तो ऑकलैंड के समय में ही ज़्यादा प्रभावशाली भी हुआ था। इसके आगे आपको बहुत सारा मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 234। ठीक है, चलिए। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेजली। नहीं, ये सभी गलत है। बनारस में संस्कृत कॉलेज के समय में जोनाथन डंकन हिंदू कानून और दर्शन के लिए था। ठीक है, तो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है वो जोनाथन डंकन 1791 में
बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स नहीं, जोनाथन डंकन होगा, उसके द्वारा किया गया था 1791 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? बनारस के लोगों के बीच हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना। सर विलियम जोन्स एक प्रसिद्ध भाषाविद और विद्वान थे। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा, और उसका उद्देश्य क्या था? प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करना। प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, दूसरा सही है। कलकत्ता मदरसा जो है ना, वो आपका वारेन हेस्टिंग 1781 मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए किया गया था। मुस्लिम कानून के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसका उद्देश्य मुस्लिम आबादी के बीच इस्लामी कानून और न्यायशास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा देना था। तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1800 में लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली के द्वारा, ना कि आर्थर वेलेजली के द्वारा। कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की जो भाषाएं हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना। चलो, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, ये दोनों ने मिलकर राजा राम मोहन के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज जो है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के तीनों के प्रयास से। ठीक है, अ, इसका जो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स में, देखिए क्या है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक है, हिंदू कॉलेज का एक जो शिक्षक और कवि था, ये हिंदू कॉलेज का। वह अपने छात्रों को स्वतंत्र सोच के लिए प्रेरित करता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे? तो प्रसिद्ध विद्वान थे, समाज सुधारक और संस्कृत कॉलेज से जुड़े हुए थे। ठीक है, बंगाल में उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण जो है कि योगदान दिया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना से कोई संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नहीं था, वो था हेनरी लुइस उसका विवियन डेरोजियो का। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता और समाज सुधारक थे। वो हिंदू कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन इसकी स्थापना में तो इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए ये चारों ऑप्शंस आपका गलत होता है। और डी सही है, जो है कि राजा राम मोहन राय, ओके, डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, चलिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन मेथड से सही कर पाओगे। देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं रहता है, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर ही स्टेटमेंट्स वाले सॉरी प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, 1854 का वुड डिस्पैच में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो उस समय आपको पहले ही हम लोग कर चुके हैं चर्चा वुड डिस्पैच का। परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। क्या बाकी का ऑप्शन सही है? देशी भारतीयों के लिए रोजगार, ना। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, ना। अंग्रेजी भाषा का माध्यम का प्रयोग करके लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, नहीं। परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तर्क बुद्धि का प्रवेश। परंपरागत भारतीय शिक्षा को कभी भी पूरी तरीके से नकारा नहीं गया है, सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, और यही डी आंसर सही है आपका। ठीक है, इसलिए इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं हम लोग। जो आधुनिक शैक्षिक नीतियों की नींव रखी गई, इसका प्राथमिक उद्देश्य तो था कि शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली स्थापित करना, पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं पर वैज्ञानिक शिक्षा और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना। वुड डिस्पैच में लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्थन, निजी एवं मिशनरी भागीदारी को प्रोत्साहन, योग्य संस्थानों को सरकारी अनुदान, योग्य संस्थान जो है उनको अनुदान दिया जाएगा। इसे शिक्षा के 3 स्तरीय पदानुक्रम में, यानी कि उच्च, मध्यम और निम्न, बुनियादी शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा, माध्यमिक स्तर पे अंग्रेजी हो, बुनियादी शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग हो, और जो है कि सॉरी भारतीय भाषाओं तथा उच्च स्तर पे, अर्थात यानी कि जो विश्वविद्यालय स्तर पे जब हम जाएंगे तो अंग्रेजी, और माध्यमिक स्तर पे अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों, और बुनियादी शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा।
तो ये आपका तीनों स्तर पे, ठीक है। चलो हम लोग 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका सही कालानुक्रम अभी आपको पता ही है कि वुड डिस्पैच 1854 का है। मैकाले का 1835 बता चुके हैं इसके पहले। हंटर का मिशन 1882 और सार्जेंट रिपोर्ट 1944। इसके बारे में क्या आप खुद से भी रिकॉल करने का कोशिश करो कि इसके बारे में आप कितना जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था, और ये किसके समय में विधि सदस्य थे। अभी तो हम लोग इसमें बात किए थे ना, ये जो है ना गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के टाइम में ये विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले को विलियम बेंटिक ने लोक शिक्षा समिति यानी कि जो बंगाल में था उसका प्रधान नियुक्त किया था। उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने के लिए विलियम बेंटिक ने कहा था लोक शिक्षा समिति का प्रधान, ठीक है। फिर बाद में 2 फरवरी 1935 को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख, जिसको हम लोग मैकाले मिनट कहते हैं, ओके, और ये प्रस्तुत किया। उसमें आंग्ल भाषा को साहित्य को आंग्ल भाषा को उन्होंने सपोर्ट किया, और मैकाले का वो स्टेटमेंट जो कि यूरोप का अलमारी वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1835 में है, विलियम बेंटिक के टाइम में, ठीक है। वुड डिस्पैच तो 1854 में है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। शिक्षा आयोग, हंटर आयोग जो भारतीय शिक्षा आयोग कहलाता है, ये 1882 में आया था। इसको हम लोग इंडियन एडुकेशंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था 1882 में। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग का गठन हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? जो 54 में 1854 में शिक्षा क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, इसी का मूल्यांकन करने के लिए 1882 में इसका गठन किया गया। और इस आयोग को हम लोग प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी जानते हैं। ये जो आयोग की सिफारिशें हैं, ये जो है इसमें 8 सदस्य भारतीय थे, ठीक है। तो भारतीय इतने सारे थे, ठीक है। इसको हम लोग इंडियन एडुकेशन या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। विलियम विल्सन हंटर इसका पूरा नाम, डब्ल्यू हंटर, ठीक है। तो इसका विलियम विल्सन हंटर नाम है, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें हुई थी, ये आयोग की क्या सिफारिशें थी, जो कि इसमें आपको नहीं दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ। कई बार जो है कि प्राथमिक शिक्षा को महत्व देने की बात हंटर आयोग का ये फेमस आ गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा को इसमें महत्व दिया गया था। इसका नियंत्रण जिला, नगर और बोर्ड को सौंपा गया था, ठीक है। तो जो प्राथमिक शिक्षा का महत्व देते हुए स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया था, और इसका नियंत्रण जिला, नगर और बोर्ड को सौंपा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है कि आपका इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के अलावा जो है कि आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा के लिए भी प्रबंध जो है कि नहीं होने पर खेद प्रकट किया। जो 1854 का वुड डिस्पैच था उसका मूल्यांकन किया गया, और कहा गया कि महिला शिक्षा का सब जगह होना चाहिए, सिर्फ प्रेसिडेंसी जगह पे ही नहीं। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्न को प्रोत्साहन दिया गया। उसके अलावा हंटर की संस्तुतियों पर जो है प्रांतीय सरकार के द्वारा काम भी कई सारे किए गए थे, ठीक है। हाई स्कूल में वगैरह में सब जगह व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये आपका हंटर आयोग का ये था, ठीक है। इसमें माध्यमिक भी था थोड़ा सा, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा जो है कि जोर दिया गया था, सुधार पे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सार्जेंट शिक्षा रिपोर्ट 1944। सार्जेंट शिक्षा रिपोर्ट जो है ना 1944 का, ये भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार थे सर जॉन सार्जेंट, ठीक है। ये शिक्षा सलाहकार थे, ये भारत सरकार के, जो इसमें नहीं दिया है मैं बता रही हूँ। ये ना भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे सर जॉन सार्जेंट। 1944 में जो है कि इनका गठन किया गया था, और देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए थे इसके द्वारा। ये जो सार्जेंट योजना हम लोग कहते हैं,
और इसमें 6 से 11 वर्ष, प्लीज़ याद रखना, 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अभी नहीं है, ये उस टाइम से ही आ रही है, लेकिन इसका एज क्या था, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, ये याद रखना, ये 6 से 18 मत मार देना गलती से। 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए तो 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था फिर की गई। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, एक तो व्यावसायिक और एक विद्या विषय। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो गया, इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल भी समाप्त हो गया था सार्वजनिक योजना के बाद। ठीक है, अब हम लोग 238 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। 238, हिंदू कॉलेज, एडम की रिपोर्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय, वुड का डिस्पैच। तो सही कालानुक्रम इसमें भी आपका वही आ रहा है मिलाने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर ए है। ए आपका 1 3 4 2, एक में हिंदू कॉलेज, 3 एडम की रिपोर्ट, 4 वुड डिस्पैच, कलकत्ता विश्वविद्यालय 2। तो विश्वविद्यालय का तो कैनिंग के टाइम में हुआ था ना। चलो, इसका देखते हैं हम लोग। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले यही आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। एडम्स की रिपोर्ट 35 36 38 शिक्षा प्रणाली की कमियों को उजागर किया गया था। फिर 1854 में वुड डिस्पैच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और कैनिंग ने जो कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में विश्वविद्यालय के निर्माण की बात की थी। इस सिफारिश के बाद 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब हम लोग 239 नंबर जो प्रश्न है आपका वो देखेंगे। इसमें कह रहा है आधुनिक इतिहास के प्रमुख हस्तियाँ। ठीक है, तो ये पर्सनालिटीज़ पे आ गया। क्या इसको नेक्स्ट में कर दें? चलिए नेक्स्ट में नहीं करते इसको, अगर छोटा है ये टॉपिक तो ख़त्म कर देते हैं, बट छोटा नहीं है, मुझे लगता है कि बड़ा है।